गुड मॉर्निंग जी। हाँ, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के इस 21th वीडियो में या 21th वीडियो में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को स्क्रोडिंगर इक्वेशन को एक्चुअली में हम स्टैंडिंग वेव मॉडल के साथ एनालाइज करेंगे जो हमने दिया हुआ है। श्रोडिंगर इक्वेशन विथ स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। तो ये 21st एपिसोड है। मेरा नाम है मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद यूपी इंडिया से मकान नंबर 8697। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में यूट्यूब वीडियो में बताया कि इसी समय करीब 100 साल पहले श्रोडिंगर साहब अक्टूबर में या नवंबर में एक डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है लेम्डा पर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेम्डा पर एक टॉक दे रहे थे श्रोडिंगर साहब ना। करीब 1915 में टॉक दे रहे थे और किसी ने, एक सज्जन ने पूछ लिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में अगर किसी पार्टिकल से रिलेटेड वेव है और उसकी आप वेवलेंथ लेम्डा बता रहे हैं हाइपोथेसिस के अनुसार, तो फिर व्हाट इज वेव इक्वेशन, व्हाट इज वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन कहाँ है। इस बात को श्रोडिंगर साहब ने हर्ट पे ले लिया और 2 महीने की मेहनत के बाद वो वेव इक्वेशन के साथ उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। तो 100 साल हो रहे हैं, मैं उस वेव इक्वेशन या उस पर क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही वेव इक्वेशन पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल लिखूँगा, लेकिन वो वेव इक्वेशन आई कैसे और वो आइडिया कैसे स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल का जो हमारा मॉडल हमने देने की कोशिश की है जिसके पिछले एपिसोड्स हैं, वो कैसे फिट होती है। तो इस पर एक छोटी सी टॉक है और आइडिया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कोई भी वेव की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। कोई प्लेन वेव है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी, ये प्लेन वेव इक्वेशन है। तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, और एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो है वो फिक्स है और समय के साथ जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा किसी पोजीशन एक्स पे, वो वाई के साथ दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर पार्टिकल की बात करें और ख़ासकर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वो न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन में होता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा न्यूक्लियस, तो एक रीजन फिक्स रीजन में होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अगर कोई वेव इस रीजन में है तो इक्वेशन जो होनी चाहिए वो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन होनी चाहिए। और उस इक्वेशन में हर एक पॉइंट पे क्या चीज़ वेरी कर रही है, कोई चीज़ वेरी करनी चाहिए। हमें नहीं पता फ़िलहाल अभी कि वो क्या चीज़ वेरी कर रही है, लेकिन वो जो चीज़ वेरी कर रही है वो कोई वेव से रिलेटेड पैरामीटर है जो वेरी कर रहा है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन 3D में है, तो हम इतना कह सकते हैं कि प्लेन वेव जो 1 डायमेंशनल थी, 3D में जो चीज़ वेरी कर रही है वो वेरी कर रही है, क्या बोलते हैं, ये थोड़ा देखने में दिक्कत है तो अपनी लिखी हुई चीज़ को खोजना पड़ता है। तो वो साई वेरी कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो वो क्या वेरी करेगी, एक वेक्टर वेरी करेगी। तो साई जो है वो एक फिजिकल जो वेव है वहाँ पर, वो वेव के करस्पॉन्डिंग जो चीज़ वेरी कर रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टैंडिंग वेव में जो साई कुछ नहीं रहेगा, हर एक पॉइंट पर जो है वो साई स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग होगी। तो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। अगर कोई चीज़ स्टैंडिंग वेव बना रही है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, फेज में रहेगा।
प्लस अलग अलग पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड रहेंगे, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको होगा। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं हम कि जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन का फंक्शन है, वो वन डायमेंशनल, और इसको आप किसी टाइम के फंक्शन के साथ, ऑसिलेटिंग फंक्शन के साथ जोड़ दीजिए, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी ए साइन, जहाँ एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन है और यहाँ पर टाइम का फंक्शन, आप कॉमन फंक्शन एग्जांपल ले लीजिए साइन ओमेगा इंटू टी ले लीजिए। तो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन ये रही। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम 3D में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या साई, तो साई जो है वो एक वेक्टर है और 3D में स्पेस में चूँकि इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो इसलिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये फिक्स होगा और ये पोजीशन के साथ केवल वेरी करेगा। पोजीशन यहाँ एक्स वाई जेड हो सकती है क्योंकि 3D स्पेस हो सकता है। और ये जो चीज़ है, एक जगह वीडियो, हाँ, ये जो चीज़ है ये क्या बोलते हैं आपको, एम्पलीट्यूड, ये समय के साथ वेरी करेगा, तो फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं ना। लेकिन ये इधर की क्वांटिटी अभी स्केलर है, इधर वेक्टर है, तो आप एक यूनिट वेक्टर आप जोड़ लीजिए ना। अब फिर से आप अपनी स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को ज़रा देखते हैं। इस स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को, जो प्लेन वेव के संबंधित इस इक्वेशन है y = ax sin ओमेगा इंटू टी, आप ये देखिए कि y पे ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है एम्पलीट्यूड पर, जो x का फंक्शन है, हमारा ध्यान जाता है ओमेगा पर। ओमेगा जो कहीं नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कहीं ना कहीं एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड के साथ ना। तो आप इस इक्वेशन से अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अभी आपको इक्वेशन पता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा है, तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन हो रही है ना। एग्जैक्टली वाई की वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड पता लग जाए पोजीशन के साथ फंक्शन, और अगर ओमेगा पता लग जाए तो आप वेव का नेचर जान जाएंगे, नेचर ऑफ वेव। इसी तरह से अगर वेव फंक्शन पता नहीं है, वेव फंक्शन अननोन है, ये रहा अननोन वेव फंक्शन, हमें नहीं पता क्या चीज़ मूव कर रही है, लेकिन एक वेक्टर मूव कर रही है, लेकिन उसका फॉर्म हम जरूर दे सकते हैं। लेकिन जब इक्वेशन ना पता हो तब कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए, तो यहाँ पे एक तरीका है कि अगर y को यहाँ पे y पे ऑपरेट करें पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, बैठे अगर आप y, वो आपको मिलेगा a, ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में स्टैंडिंग वेव में साइन की जगह आपको कोसाइन फंक्शन मिल जाएगा ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पे इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लगेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं एनर्जी के प्रोपोर्शनल है ना। तो एक तरह से अगर टाइम डेरिवेटिव, पार्शियल टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एनर्जी फैक्टर में आ जाएगा, फिर एक हमको चेंज फंक्शन मिल जाएगा, उसको वाई डैश लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से हम जब वेव इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है और इस रीजन में ये स्टैंडिंग वेव बना रहा है, तो क्या चीज़ वेरी कर रही है, साई वेरी कर रही है वेक्टर फॉर्म में, और वो हर एक पोजीशन पे स्टैंडिंग वेव पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो फिक्स होगा और वो एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करेगा, और उसके साथ एक टाइम फंक्शन होगा ना, साइन ओमेगा इंटू टी की तरह, और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन दे रही है। तो आपको यहाँ पे आप इसको साई बराबर क्या लिख सकते हैं, साई बराबर आप सीधा सीधा अभी इसको वाई लिखिए, जो एक्स वाई जेड है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आप इसको समय के अनुकूल, ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आप बना लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो चीज़ वेरी करेगी, कोई भी वेक्टर, तो उसके दो कंपोनेंट आप लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए केवल सर्किल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता, मान लीजिए ये सर्किल पे है, तो सर्किल पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक मान लीजिए एग्जांपल कि यहाँ पर पोटेंशियल फील्ड इधर की ओर होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, डायरेक्शन इधर की ओर होगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आप मान सकते हैं
वो साई का मॉड साइन थीटा मान सकते हैं, और उसके साथ वेक्टर अगर लेना है, चूँकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है अभी ना, तो इसलिए उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने जो वेव फंक्शन है, वहाँ वेव फंक्शन को मैग्नीट्यूड जो किसी पॉइंट पर एक्स वाई जेड है, और जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उसको दो कंपोनेंट में आप वेव फंक्शन को तोड़ सकते हैं। कॉस थीटा प्लस साई एक्स वाई जेड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप कैसे लिखेंगे, आई साइन थीटा। आई को इधर ले आइए एक्चुअली में, तो ये बता रहा है ये एक्चुअली में एक फैक्टर दे रहा है, एक डायरेक्शन में किसी वेक्टर को तोड़ रहे हैं हम साई को ना, कोई एक आर्बिट्री डायरेक्शन में जो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है वन डायरेक्शन, और ये क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जैसे वेक्टर में करते हैं। तो अब इस चीज़ को वेक्टर फॉर्म में अब जब लिख लिए आप, तो साई को आप बाहर लिख लीजिए, एक्स वाई जेड ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये चीज़ आ जाएगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ जाएगी ना, और ये बराबर हो जाएगा साई का मॉड एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा यूलर थ्योरम के अनुसार ई टू द पावर आई थीटा ना, और ये हो जाएगा हमारा साई ना। अब जैसे हमने बताया था कि अगर हम टाइम डेरिवेटिव यहाँ लेने की कोशिश करें इस इक्वेशन का, अच्छा थीटा, चूँकि साई समय के साथ भी वेरी कर रहा है, तो जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा साई है, वो स्पेस में एक तरह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, और उसके साथ आपको मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है। लेकिन जो भी चूँकि स्टैंडिंग वेव है, तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा ओवरऑल साई का वो वही रहेगा, बस वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर इफेक्ट में आ जाती हैं, और उस समय के साथ अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो थीटा को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को थीटा को हम समय के रूप में लिख सकते हैं, और समय के रूप में ये मान लीजिए आपका ये हो गया एक्स वाई जेड, और ई टू द पावर इसको आप कर लीजिए आई थीटा को ओमेगा इंटू टी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी वेव इक्वेशन जो आ जाएगी एक्चुअली में वो आ जाएगी साई का मॉड ई टू द पावर आई ओमेगा इंटू टी। अब जैसे हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो अगर ओमेगा मतलब एक तरह से किसका फैक्टर है, एनर्जी का है, तो अगर हम टाइम डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेटर लें और उसके साथ कुछ कांस्टेंट्स हो, और इस साई पे अगर ऑपरेट करेंगे, तो एक्चुअली में मज़े की बात क्या है कि चूँकि ये केवल पोजीशन का फॉर्म है, तो ये वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ई टू द पावर आई ओमेगा, यहाँ पे देखिए साफ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कहीं स्पेस हो इसी पन्ने पर, तो हाँ इसी पन्ने पे आ जाए। देखिए तो हमने अपना अभी तक जो साई वेक्टर है वो हमने इसको इस तरह से रूप दे दिया, एक्स वाई जेड ई टू द पावर आई ओमेगा इंटू टी। अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए दोनों तरफ ना, तो जब पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय कुछ कांस्टेंट इस तरह से अगर आप लेंगे, तो आप जब दोनों तरफ ये पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना कुछ कांस्टेंट्स के साथ, तो आपको यहाँ पर देखिए ये पूरा फंक्शन रिपीट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, ये कांस्टेंट चीज़ है, तो उसको रिपीट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो ई टू द पावर आई ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये पूरा रिपीट हो जाएगा, लेकिन फैक्टर में क्या आ जाएगा, एक्चुअली में आई ओमेगा आ जाएगा, फैक्टर में आई ओमेगा। एक तरह से आपको यहाँ पर इनर्जी फैक्टर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम जो सेट होती है, अब ये पूरा जो चीज़ है, चूँकि ये फिर से साई रिपीट हो गया है, यहाँ पर साई रिपीट हो गया है, तो एक तरह से देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है वेक्टर है ना, और उस वेक्टर पे एक्चुअली में हम जब एक तरह से टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्चुअली में एक तरह से एनर्जी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं, और जो चीज़ आती है वो एनर्जी आती है, और जो एक वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाई
वही जो वेव फंक्शन है फिर से जनरेट हो जाता है। यही फेमस एक्चुअली में आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है श्रोडिंगर इक्वेशन की ना। यही फेमस इक्वेशन है जहाँ एनर्जी ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू मिलती है और आइगन फंक्शन हमको फिर से मिल जाता है ना। अब इस चीज़ को, अब साई को हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से जो आइडियाज़ थे, अब उसको हम स्टैंडिंग वेव और मूविंग नोड्स मॉडल में हम फिट करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने ओर, जैसे श्रोडिंगर साहब ने इमेजिन किया था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल फील्ड ना और कहीं ना कहीं आपकी ये मोमेंटम फील्ड, दो कंपोनेंट हैं मोमेंटम फील्ड दोनों के करस्पॉन्डिंग, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मॉडल में ये ब्रेक हो जाता है मास एनर्जी कन्वर्जन से। मास एनर्जी कन्वर्जन से ये ब्रेक हो जाता है, मास एनर्जी कन्वर्जन से ये ब्रेक हो जाता है और इसी ब्रेकेज के कारण ही ये क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। पिछले मॉडल में हमने बताया। तो एक्चुअली में जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब एक तरह से पार्टिकल्स में और एनर्जी में स्टैंडिंग वेव में ब्रेक हो जाएगा तो किसी भी टाइम पे हम न्यूक्लियस के अराउंड जब एक मान लीजिए ये ब्रेक हो गया है तो किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे, अगर कहीं पे बीच में देखेंगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा है, ऐसे तो कई टुकड़े हो गए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के टुकड़े पार्टिकल और न्यूक्लियस के मध्य क्या है, स्टैंडिंग वेव बन रही है। और वो स्टैंडिंग वेव किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की है, जहाँ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर रही है और जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डॉट डॉट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है ना। तो एक्चुअली में अगर किसी पॉइंट पे हम खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ मेजर करना चाहूँ, तो अगर मैं चार्ज लेके आ जाऊँ, मेरे अंदर चार्ज हो, तो इस फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव के करेस्पॉन्डिंग हम एक फील्ड पाएंगे। वो फील्ड क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं, एक तरह से कॉस थीटा होगी और जो एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो जाएगा ना। और अगर और इसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करेगा, एक तरह से मैं अगर जाऊँ वहाँ चार्ज लेके मैं फ्लक्चुएट करूँगा तो मैं मैग्नेट की तरह काम करूँगा, तो जो ऑलरेडी यहाँ फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे आपको एक दूसरी फील्ड मिलेगी टोटल फील्ड की, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी और ये साइन थीटा के फॉर्म में मिलेगी ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो साई है, हमने जो वेक्टर बनाया है, ये साई वेक्टर जो है वो एक्स वाई जेड पे है और ये इसके दो कंपोनेंट जो हैं वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से रिप्रेजेंट होते हैं। और जहाँ ये क्या बोलते हैं, साई जो है एक्स वाई जेड ये जो वेक्टर है, ये कॉस थीटा, थीटा ये जो यहाँ पर है फील्ड, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस डायरेक्शन में होगी तो मेन जो टोटल साई होगा वो उससे कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, लेकिन ये थीटा समय के साथ बढ़ेगा तो फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक वाली की बढ़ेगी घटेगी, उसी के साथ क्या बोलते हैं मैग्नेटिक वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होती रहेगी, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो साई रहेगा ना। तो इसलिए ये जो इक्वेशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक्चुअली में एक तरह से कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस आई साइन ओमेगा इंटू टी, चूँकि थीटा जो है जो साई बना रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, चूँकि थीटा 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, इसलिए ओमेगा इंटू टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी समय के साथ उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेकिन चूँकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है किसी डायरेक्शन में, तो हम जनरली कहेंगे उसको कि जो भी हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी समय पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आई में हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए हम दूसरा कंपोनेंट हम कर देंगे। तो इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई का जो सिग्निफिकेंस है वो एक तरह से किस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का सिग्निफिकेंस है
और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसमें दो कंपोनेंट वैरी कर रहे हैं। ये कंपोनेंट इसको आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और इसी का जो ये दूसरा कंपोनेंट आएगा इसको आप मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पॉइंटों पर हम एक्चुअली में क्या पाएंगे, स्पेस में खाली स्पेस पाएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही पाएंगे। तो ये इक्वेशन कितनी खूबसूरती से साई जो है और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो जाएगा, और दो कंपोनेंट कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस आई साइन ओमेगा इंटू टी हो जाएंगे। और इसी पे जब आप एनर्जी ऑपरेटर करेंगे ना, तो ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सेट हो जाएगी और यहाँ पे जो फैक्टर आ जाएगा वो ई का फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से श्रोडिंगर के आइडियाज़ को हमने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल के जरिए हमने फिट करने की कोशिश की। बस इतना बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल था जो वेव के फॉर्म में जब 3D में फैला है, इसलिए कि अगर एक सिंगल पार्टिकल अगर रदरफोर्ड ऑर्बिट में रहेगा तो लगातार एनर्जी लूज करेगा, तो फिर रेडियाई लगातार क्या बोलते हैं यहाँ पर कम होने लगेगी। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने मास एनर्जी कन्वर्जन से इस सर्किल के अलावा इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाता है कई पार्टिकल्स में जो नोड्स बनाते हैं, और उनके मध्य वास्तव में स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन वही स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन जो साई के जरिए इस फॉर्म में लिखी गई है दो कंपोनेंट के साथ, और उस स्टैंडिंग वेव के दो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और उसको हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के रूप में श्रोडिंगर की तरह हम डिराइव कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर साहब के तरफ जो है 100 साल बाद हमने उनके इस तरह से साई को फिजिकल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की, और उसके लिए हमने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल तैयार किया। साई और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इसके दो कंपोनेंट जो हैं, साई का कॉस थीटा एक्चुअल से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चीज़ रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी स्पेस में। हाँ, किसी पॉइंट पे आप अगर पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिकल है, अगर कहीं आप पार्टिकल पा रहे हैं, मुझे दिखता कम है ना तो इसलिए ढूंढना पड़ता है, तो अगर वो पार्टिकल पा रहे हैं और इस पार्टिकल और न्यूक्लियस के मध्य स्टैंडिंग वेव है, तो इस पार्टिकल पे अगर जब आप फोकस करेंगे तो आपको साई के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक आपको पोटेंशियल वाला कंपोनेंट मिलेगा और एक मोमेंटम का कंपोनेंट जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके मिलेगा ना। तो साई के ये दो रूप भी आप देख सकते हैं अगर पार्टिकल की तरह नोड को फोकस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर स्पेस में चूँकि आप फील्ड ही फील करेंगे, तो इसके फील्ड के जो रूप हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप, वो आप हर जगह पाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में श्रोडिंगर इक्वेशन बेस्ट फिट होती है। और साई का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है किसी पॉइंट पर, और वो जो ऑसिलेट ही नहीं कर रही है बल्कि जो रिजल्टेंट है जो साई है, जो दोनों का कम्बिनेशन है, वो डायरेक्शन भी एक तरह से एक प्लेन में एक किसी प्लेन में, मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नोड बना रहा है, स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरी कर रही है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन साई की डायरेक्शन कहीं ना कहीं जो प्लेन कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस से पार्टिकल को जोड़ने उस प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन में साई रोटेट कर रहा है ना। ये साई एक्चुअली में रोटेट कर रहा है एक परपेंडिकुलर प्लेन में, और वो प्लेन जो परपेंडिकुलर है किसके, वो जो प्लेन है उसमें रोटेट कर रहा है, और वो जो प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो एक्चुअली में न्यूक्लियस से जो नोड को हम जोड़ रहे हैं जिसके मत स्टैंडिंग वेव है। उम्मीद है एपिसोड पसंद आएगा। जय हिंद जय भारत। 21वां एपिसोड है। दीपावली की शुभकामनाएं भी इसी के साथ आप लोगों को, और आज बजरंगबली का भी दिन है, छोटी दीपावली, और इसी के साथ कुछ समय बाद आपको ईद कृष्ण और सारे त्यौहार जब आएंगे दिसंबर में, तो हैप्पी न्यू ईयर इत्यादि, क्रिसमस, ये सब भी। तो कहीं ना कहीं 100वें वर्ष के करीब हमने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक कॉमन आदमी की तरफ से हमने कहीं ना कहीं
वास्तव में मैं मनीष जायसवाल की तरफ से श्रोडिंगर साहब को ट्रिब्यूट देना चाहता, तो साई का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना चाहता था। उसी साई को जिसको हम ऑपरेटर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं सिस्टम की, जो रियल है, एनर्जी है, मोमेंटा है, सब निकाल ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ले रहे हैं, लेकिन साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो साई और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है, और इससे बड़ा ट्रिब्यूट श्रोडिंगर साहब के लिए नहीं हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स के सेंटेनरी ईयर में। इसी के साथ ये जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको मैट्रिक्स अप्रोच के साथ हाइगनबर्ग साहब ने भी श्रोडिंगर साहब के साथ ही 1916 के पेपर में उसी तरह टैकल किया, तो इसलिए उनको भी ये ट्रिब्यूट जाता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।